अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर। इलेक्शंस की गहमा गहमी शुरू है। पहले शोर था कि कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने की इजाज़त दी जा रही है एक सियासी जमात की जानिब से। बाद में पता लगा सबसे ज़्यादा कागजात उन्हीं के जमा हुए हैं। अब ये शोर है कि हम उनके सारे कागजात मुस्तरद हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 25,000 से ज़ायद उम्मीदवारान ने कागज जमा कराए। 3,240 उम्मीदवारान के कागजात मुस्तरद हुए हैं। 22,000 से ज़ायद उम्मीदवारान के कागजात मंजूर हुए हैं और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। जिनके कागजात मंजूर नहीं हुए हैं उनके पास भी अपील का राइट अभी मौजूद है और ट्रिब्यूनल जब उनके केसेस कल से सुनना शुरू कर देंगे, अपीलें दायर हो रही हैं। इट्स नॉट द एंड ऑफ इट कि उन्हें बिल्कुल इलेक्शन से बाहर कर दिया गया है, अभी उनके पास राइट ऑफ अपील मौजूद है। बहरहाल हम इस पर पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है आमिर अहमद खान साहब और अंबर शमसी। आमिर साहब, हर तनाज़े के बाद एक नया तनाज़ा। पहले कागज जमा नहीं कराने दिए जा रहे थे, फिर निशान का तनाज़ा, अब कागजात मुस्तरद होने का तनाज़ा। क्या ये रूटीन प्रोसीजर्स है या आपके ख्याल में कुछ खास हो रहा है 2024 के इलेक्शंस के लिए? ये मुज़म्मिल पीटीआई का जो बयानिया है ये उसका एक तसलसल है। अब देखिए, मैं मुझे जो दो ट्रेजिडीज़ नज़र आती हैं इस सारे खेल के अंदर। पहली तो ये है कि पीटीआई की जो एक उन्होंने अपना एक तरह की पॉलिसी बनाई हुई है कि हर चीज़ के ऊपर हर चीज़ को डिस्टॉर्ट कर कर पेश करना, हर चीज़ जो है उसके अंदर कोई ऐसे मनफी एलिमेंट्स, मनफी अनासर जो है उनकी तशहीर करनी है जिससे लोगों को इश्तिआल दिलाया जा सके, जिनको गुस्सा दिलाया जा सके। मैं आपको उसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये पीटीआई के नए चेयरमैन जो है उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, अभी हालिया इंटरव्यू के अंदर, कि जी 550 लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, जिनमें से 380 पीटीआई के हैं। गोया कि एक उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 90% हमारे कैंडिडेट्स जो हैं इनके पेपर्स जो हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं। जबकि अब इलेक्शन कमीशन के आदाद-ओ-शुमार आए हैं तो वही 10 से 12% की रिजेक्शन है, जो कि ओवरऑल अगर आप 25,000 में से 3,000 कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर देते हैं वो 10 से 12% बनता है। यहाँ आप 1200 सीटों के ऊपर अगर आपके कैंडिडेट्स जो हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं तो उसका भी यही तनासब बनता है। तो एक तो अभी तक मेरा ख्याल है कि ये हम सच की तरफ जो है वो नहीं जाएंगे। इस इलेक्शन से पहले कम से कम तहरीक इंसाफ का तो मेरा ख्याल है ये फैसला है कि उन्होंने एक जो हकीकत पर मबनी बात कोई नहीं करनी है और हर बात को इस तरह से मोड़ के पेश करना है कि वो लगे कि वो बहुत ज़्यादा मजलूम हैं। इससे कतई नज़र कि वो कितने मजलूम हैं और कितने मजलूम नहीं हैं, उन्होंने बहरहाल अपने बयानिए में इस तरह की जो सच को मस करके पेश करना है वो उन्होंने एक पॉलिसी का हिस्सा बना लिया, विच आई थिंक इज़ अ ट्रेजेडी। दूसरी ट्रेजेडी मुज़म्मिल जो मुझे नज़र आती है वो हमारे मीडिया का एक फेलियर है। देखिए जी, वो कहते हैं कि 380 हमारे जो उम्मीदवार है उनको उनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया है। अब देखें, हमारे मीडिया ने भी कोई कोशिश नहीं की कि जिन वजूहात के ऊपर वो मुस्तरद हुए हैं उनका खोज लगाने की कोशिश करे। 380 कागजात को जांचना कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। अब अगर उसमें से हमें ये पता चलता है कि 1/4 तो इसलिए रिजेक्ट कर दिए गए कि उनके ऊपर जो उम्मीदवार थे उनके दस्तखत ही नहीं थे, तो आप मुझे बताएं कि ईसीबी का कसूर है या कागजात नामजदगी दाखिल कराने वाले कसूर है? तो हमने बतौर मीडिया जो है, बतौर सहाफ़ी भी, हमने भी बयानिए की जंग का हम मोरा ही बन गए हैं बीच के अंदर कि हम बयानिए के ऊपर ही अपने तबसरे करते रहते हैं। हमने भी हकीकत तक पहुंचने की कोई कोशिश नहीं की, विच आई फील इज़ अनदर ट्रेजेडी इन दिस सिचुएशन। सो दैट इज़ ऑल आई हैव टू से जी। अब ये चीज़ तो चलेगी, इलेक्शन तक तो हमें यही नज़र आनी है, इसी तरह की बातें और इसी तरह की गुफ्तगू। अंबर, आप बिल्कुल आमिर साहब से मुत्तफिक ना होइएगा, वो तो ऐसे ही, मेरा मतलब है कि बात कर रहे थे। जुल्म तो काफी हो रहा है। मतलब मुज़म्मिल, आपको नया साल मुबारक, और नए साल में आप बस लड़ाइयाँ करवाना चाह रहे हैं। नया साल और हमारे पास सियासी मैदान में काफी लड़ाइयाँ नहीं है। नए साल का आगाज ही ऐसा हो ना जी। फिर आप मुत्तफिक हैं आमिर साहब से, चले ऐसे कर लेते हैं।
मैं आमिर साहब की कुछ बातों से मुत्तफिक हूँ। मैं समझती हूँ कि ये जो मीडिया का किरदार है जिसकी बात कर रहे थे वो बहुत ज़रूरी है। कहाँ मवाजना हो रहा है, आप देखें कि जो खबरें आती भी हैं इस हवाले से, वो ही सेड शी सेड वाली होती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या कहना, उस पर किसका जवाब था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के किसी शख्सियत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यूं मुंह तोड़ जवाब दे दिया। जो असल तहकीकात यहाँ करने वाली हैं कि किसकी, सिर्फ ये नहीं कि किसकी किस बुनियाद पर हुई हैं, लेकिन फिर गुज़िश्ता इंतखाबात में यही तनासुब था, कितना रहा, और ये तहकीकाती सहाफ़ी ही कर सकते हैं। तो ये हमारी कमज़ोर सहाफ़त का भी मेरे ख़्याल में बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन दूसरी तरफ मैं कहूँगी कि एक और ज़ाविये से हम इसको देखें कि इतने सारे जब उम्मीदवार होते हैं और इतनी सारे जब रिजेक्शंस होती हैं, और चाहे ये मामूली हो या गैर मामूली हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लोगों की नज़र किस पे होती है कि कौन से बड़े लीडर के रिजेक्ट हुए और क्यों हुए। और असल में क्योंकि ज़ाहिर है शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, इमरान खान साहब हो गए, हमाद अजहर हो गए, उनके रिजेक्ट हो गए हैं, अली अमीन गंडापुर उनके रिजेक्ट हो गए, तो ये नज़र में रहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी फ़ायदा उठाती है हमारी कमज़ोर सहाफ़त का। लेकिन साथ साथ हम ये भी तो हमने देखना है ना कि दूसरे ऐसे सियासी लीडरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके एक्सेप्ट हो गए हैं, और नवाज पप्पी हो गए, शफकत महमूद हो गए, सलमान अकरम राजा हो गए, वकील जो कंटेस्ट करें पीटीआई के टिकट पर, तो उनके भी एक्सेप्ट हो गए हैं। तो अब ये तनासुब कहाँ, कितना, कैसे है, वो देखने की ज़रूरत है। और फिर ये भी हमें याद रखने की ज़रूरत है कि एक बात हो रही थी ना, बात होती रहती है लेवल प्लेइंग फील्ड इंतखाबात के हवाले से, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इंसाफ के हवाले से भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बहुत सारे जो लीडर्स थे वो तो जेल में थे, वो तो वहाँ नौबत ही नहीं पहुंची थी 2018 में। तो बिल्कुल बराह रास्त मवाजना तो नहीं बन सकता, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट और ये याद दिलाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बिल्कुल जुल्म नहीं हो रहा या कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो भी रही होगी, लेकिन एक प्रोपोर्शन में, और वो क्योंकि हमें ब्रॉडर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी हमें मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल में है, और मुश्किल में सही हो गलत हो मैं इस पर जजमेंट नहीं पास करना चाह रही, ये तो हो रहा है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड भी अगर हम देखें इंसाफ के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक एडवांटेज भी है कि वहाँ अदलिया पे कम से कम एक इदारा तो है जिसके कुछ ऐसे जजेस हैं जो कम से कम वो तो नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे, या वहाँ उनके लिए हम कह सकते हैं शायद दबाव नहीं है, वहाँ उनके पास फेयर गेम है, फेयर प्ले है, राइट टू अपील है, और ये अभी आगे ज़ाहिर सिलसिला चलता रहेगा, और अभी तो हतमी फहरिस्त जारी होनी है, अभी तो कुछ वक्त है बाकी। देखें अंबर, ये जो इंतखाबात हैं इसमें लोगों ने पार्लियामेंट में जाना है और पार्लियामेंट में जाकर उन्होंने कौम की नुमाइंदगी करनी है। क्या मफरूरों और इश्तिहारियों को इंतखाब लड़ने की इजाज़त दी जा सकती है? जो आदमी कानून के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है वो अपने वकील के जरिए कागज़ जमा कराने के लिए तैयार है। ये अजीब नई लॉजिक मतलब आपने हमाद अजहर का नाम लिया पर आपने ये नहीं बताया कि वो खुद को कानून के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कानून बनाने वाले इदारे में जाकर नुमाइंदगी जरूर कौम की करना चाहते हैं। आप पर मुकदमा गलत है, ये सच्चा है। सियासतदान की तो पहली निशानी है कि वो कानून के सामने सरेंडर। आपने गंडा का नाम लिया, वो भी इश्तिहारी हैं। आप मुराद सईद का नाम लेंगे, वो भी इश्तिहारी हैं। तो एक तो कागजात उनके देखें ना, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में कासम सूरी साहब ने एक एफिडेविट जमा करा दिया जबकि वो इश्तिहारी हैं। उस बेचारे ओथ कमिश्नर का लाइसेंस कैंसिल हो गया कि तुमने इश्तिहारी का एफिडेविट कैसे साइन कर लिया जबकि वो इश्तिहारी है। तो एक तो आप ये देखें कि मफरूरों और इश्तिहारियों के कागज कैसे जमा हो सकते हैं कि उन इंतखाब में आप जेल से तो इंतखाब लड़ सकते हैं कि आपने कानून के सामने सरेंडर कर दिया है, और हमारे सामने मौजूद है मिसालें कि लोगों ने जेल से इंतखाब लड़ा है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है कि आप मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, आपने खुद को कानून के सामने सरेंडर नहीं किया है और आप इंतखाब लड़ने के लिए कागज भी जमा करा रहे हैं अपने वकील भेज के। तो एक तो मेरे ख्याल में हमें बिल्कुल बाइफरकेट करना चाहिए कि जो इश्तिहारी और मफरूरों के कागजात रिजेक्ट हुए हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ आप सुबह आकर अब खुद को कानून के सामने सरेंडर कर दें
या आप फिर मेरा मतलब इंतखाब लड़ने की तरफ, फिर या आप फिर मफरूर इश्तिहारी हैं। दूसरा कुछ डिफॉल्टर्स की बात है, मसलन सियालकोट में वो उस्मान डार साहब की वालदा हैं, वो उनके नाम पे प्लॉट है जो उनकी रिटर्न्स में नहीं है। अब आप विक्टिम ब्लेमिंग तो जितनी मर्जी कर लेंगे, यहाँ तो एक मुल्क का वजीर आजम इस बात पर निकाला गया है कि उसने अपने बेटे से वो तनख्वाह नहीं ली जो उसकी बनती थी। तो यहाँ आपके नाम पे प्लॉट है और आपने जाहिर नहीं किया, तो आपके कागज क्यों मंजूर हो जाएंगे? यहाँ पर परवेज रशीद के कागज मुस्तरद हुए कि उन्होंने पंजाब हाउस के पैसे नहीं अदा किए, वो पैसे लेके फिर रहे थे और कह रहे थे कि ये मेरे बनते भी नहीं है। तो फिर शेख रशीद साहब ने अगर मरिके हाउस के पैसे नहीं अदा किए तो उनके कैसे मंजूर हो जाए? ऐसा क्या नया हो रहा है? जहां तक मुझे याद है मुजम्मिल, परवेज रशीद की भी जो सेनेट के लिए शायद कागज आते उसके भी कुछ उन्होंने अपना कुछ अदा नहीं किया था, अदायगी नहीं थी पार्लियामेंट लॉजेस की वो पे ऑर्डर लेकर अदालत में मौजूद थे। तो अदालत ने कहा आप कागज जमा कराने से पहले अदा कर सकते हैं, कागज जमा कराने के बाद अदा नहीं कर सकते। वो पे ऑर्डर लेने से अदालत ने इनकार किया। तो शेख साहब भी उनको ने भी रेस्ट हाउस के पैसे नहीं जमा कराए, तो कौन सा इसमें नया कार्ड हो गया? फिर आपने कहा कि इस मुल्क में जो है वो सजा याफ्ता लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो फिर सजा याफ्ता इमरान खान हो या कोई और हो, जब तक सजा खत्म नहीं होगी, बाइज्जत बरी नहीं होगा, इलेक्शन कैसे लड़ सकता है? तो इसलिए मेरे ख्याल में ये आप जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड या आप जिसको कानून की हुक्मरानी कह रहे हैं, मैं तो इस तरह देखता हूं कि ये पहली सियासी जमात है जिसके 90% लीडर मफरूर और इश्तिहारी हैं और वो खुद को कानून के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। वो अलांतों में बैठ के खाना तो खाते हैं कि वो कैफे लांतों में बैठ के एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में खाना तो खा रहे थे, लेकिन कानून के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। और उनकी फैमिली बड़े पुरजोश तरीके से बताती है कि वो कैफे लांतों में बैठ के खाना खा रहे थे। भाई वो 6 महीने से मफरूर इख्तियारी हैं, वो कैसे कैफे लांतों में बैठ के खाना खा रहे थे और उनके वीडियो पैगाम कैसे जारी हो रहे हैं? तो मेरे ख्याल में ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर आप इस मुल्क की कानून साज असेंबलियों में नुमाइंदगी का हक रखते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को कानून के सामने सरेंडर करना है। आप आए अदालत में खुद को सरेंडर करें, उसके बाद अपने कागज जमा कराएं, जमानत मिलती है कर लें, नहीं मिलती है तो आप जेल चले जाएं, जेल से इंतखाब लड़ लें। लेकिन आप नामालूम मुकाम से तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते कि नामालूम मुकाम से वीडियो जारी कर दें, नामालूम मुकाम से कागज जमा करा दें, नामालूम मुकाम से आप इंतखाब में हिस्सा ले लें। तो ये प्रॉक्सी इलेक्शंस में पहली दफा डिमांड देख रहा हूँ तहरीक इंसाफ की कि उन्हें उनके लोगों को लड़ने के लिए दिया जाए, और नहीं लड़ने दिया जा रहा तो वो कह रहे हैं बड़ी ज्यादती हो रही है। तो आमिर साहब, आपके ख्याल में जो लोग कानून के सामने सरेंडर नहीं कर रहे और किसी भी तरह मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, कानून मुकदमा सच्चा या झूठा ये तो ट्रायल में बात होगी। आपने खुद को कानून के सामने सरेंडर तो करना है, तो बगैर सरेंडर किए सारे कागज मंजूर कर लेने चाहिए। सर बात यह है कि बिल्कुल सही बात है, नहीं होना चाहिए ना जो आप कह रहे हैं वो, बिल्कुल उस हद तक तो मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ। मसला ये है कि ये एक मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव क्यों है इस मुल्क के अंदर, ये हकीकत बनकर सामने क्यों नहीं आ रहा। देखिए जितने भी आपने एग्जांपल्स दिए हैं ना मुजम्मिल, जब एक चीज़ की मुकम्मल जांच पड़ताल जब तक नहीं हो जाती ना, उस एविडेंस को एनेक्डोटल कहा जाता है। 380 रिजेक्शंस हुई हैं, उनमें से 8-10 एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। बिल्कुल वो क्योंकि वो ज़्यादा खबरों में रहे हैं, जैसे अंबर कह रही थी, इसलिए हमें उनके बारे में बेहतर पता है। लेकिन ये 380 रिजेक्शन जो हैं, कम से कम मीडिया का ये जिम्मेदारी तो बनती है कि उनकी जांच पड़ताल करे और वो बताए कि क्या वजह है। फॉर एग्जांपल पीटीआई के नए जो चेयरमैन हैं, उनका अपना ये कहना है कि इमरान खान साहब की एक नॉमिनेशन जो है वो इसलिए रिजेक्ट कर दी गई कि उनका जो प्रपोजल है वो उस हल्के में नहीं है। और उन्होंने कहा, और फिर ये भी उनका अपना कहना था कि जी वो एक सेंसस ब्लॉक जो है वो उस हल्के से निकाल दिया गया। अरे भाई, अगर वो सेंसस ब्लॉक उस हल्के में नहीं है तो वो तो डीलिमिटेशन का मामला है जो कि कागजात नामजदगी दाखिल करने से पहले तय हो चुका हुआ है। तो ये फिर कैसे हुआ कि एक हल्के जिसके अंदर से 8 लाख वोटर हैं, उनके अंदर जो वाहिद प्रपोजल आपने अपने लिए चुना वो उस सेंसस ब्लॉक में है जो कि उस हल्के के अंदर शामिल ही नहीं है। और आप इस बात को भी एतराज़ के तौर पर पेश कर रहे हैं और इस बात को भी एक मिसाल के तौर पर पेश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी का रास्ता जो है वो ज़बरदस्ती रोका जा रहा है। तो ये एक बहुत
बड़ी हद तक ये जो पर्सपेक्टिव्स का बयानिया और ये जो गलत बयानिया और गलत और अपने बयानिए को हकीकत की बजाय जो है वो एक डिस्टॉर्टेड हकीकत के ऊपर बेस करने, उसकी एक बहुत बड़ी वजह कि पीटीआई को इतनी बड़ी कामयाबी इसके अंदर मिल रही है वो ये कि हम एम्पिरिकल एनालिसिस नहीं हो रहा हमारी सहाफत के अंदर। जैसा मैंने पहले कहा ना, हम इस बयानिए की जंग के अंदर हम भी मोरों की तरह काम कर रहे हैं कि आज इसने ये कह दिया, कल उसने वो कह दिया, आज हम इसके ऊपर तबसरा कर लेंगे, कल हम उसके ऊपर तबसरा कर लेंगे। हमारी सहाफत की भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। अगर हम 380 बंदों में के प्रॉपर पड़ताल कर ले, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है ये, तो हमें ये समझ आ जाएगी कि नहीं इसके अंदर वाकई 100 रिजेक्शन जो हैं या 150 रिजेक्शन जो हैं वो जायज़ हैं, या उनकी भी हम निशानदेही कर सकते हैं जो बादियो नज़र में या सरीहन कानून के खिलाफ की गई हैं और जिसके अंदर आपको सियासी महरक़ात नज़र आते हैं। हम कोई डेफिनेटिवली बात तो कर सकते हैं ना। अभी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप जो कह दें, मैं जो कह दूं, अंबर जो कह दें, या इस मुल्क के अंदर रोज़ के 74 से 78 घंटे की करंट अफेयर्स प्रोग्रामिंग होती है, जितने न्यूज़ चैनल हैं माशाल्लाह इस मुल्क के अंदर, उसमें कोई भी कोई बात कह दे वो एक पर्सपेक्टिव तक महदूद होकर रह जाती है और हकीकत जो है वो उसी तरह से छुपी रहती है और उसकी वजह से फिर हर पार्टी जिस तरह से चाहे अपने बयानिए को जिस तरफ ले जाना चाहे वो मोड़ सकती है। और मैं समझता हूँ कि ये जो बयानिए की आपने बात की है, ये जो आपने बात की है कि वो बयानिया जिसके बारे में पिछले दिनों आर्मी चीफ ने भी कहा कि जो सोशल मीडिया से बयानिया बनाने की और झूठ को सच बनाने की और सच को गायब करने की ताकत एक सियासी जमात ने हासिल की है कि वो अपने झूठ का गलबा ऐसे कर लेती है कि उसमें सच नजर नहीं आता। मतलब मैं आपसे ये मुत्तफिक नहीं कि हर रिटर्निंग अफसर ने जब कागज मुस्तरद किए हैं तो उसने उसकी वजूहात लिखी हैं, वो वजूहात बताई भी गई हैं, लेकिन जो उनकी झूठ बताने की ताकत है वो उस सच के ऊपर गालिब है इस वक्त। ये बात मैं जरूर मानता हूं कि वो इतनी ताकत से झूठ बोलते हैं सोशल मीडिया पे आकर कि उसके अंदर सच जो है वो दब जाता है और सच का जो है वो कमजोर नजर आता है और झूठ ताकतवर नजर आता है। इसको आप नेशनल मीडिया की कमजोरी कह रहे हैं। मुजम्मिल वो बात ये है, देखें बात ये है, हाँ, जिस ताकत से आप जिसकी आप बात करते हैं, जिस शद्दोमत से वो अपना बयानिया बताते हैं आपको, वो प्रॉब्लम हमारा ये है कि उसका काउंटर नैरेटिव जो है वो हमारे सामने नहीं आ रहा ना जी, उसी शद्दोमत के साथ। अगर पाकिस्तान का मीडिया जो है वो सहाफत के बुनियादी असूलों के ऊपर अभी तक कायम हो। जी जी, पर आमिर साहब फिर तो मेरा मतलब मीडिया कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा हूं कि फिर अगर मैं आपकी बात मान लूं तो फिर मीडिया का यही काम है। नहीं, सिर्फ तहरीक इंसाफ के झूठ पर ही हर वक्त काम करता है। मीडिया का काम ही है। नहीं, फिर वो तहरीक इंसाफ कहेगी कि हमें तो टारगेट कर लिया गया है, हमारी नहीं मुजम्मिल साहब, मीडिया का काम ही ये है। देखें मेरी बात सुने, सच बयान करने के लिए नहीं, सच बयान करने के लिए और सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए जो है वो सबसे पहले झूठ का मुकाबला करना पड़ता है। मीडिया का काम ही ये है। ये तो ये बात है ना कि अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी पूरे शहर में जुकाम फैला हुआ है तब डॉक्टर और कोई काम ही ना करे, लोगों के जुकाम का इलाज करते रहे। आपने देखा नहीं है कि मीडिया में हमें क्या नजर आ रहा है? बड़े बड़े हमारे सहाफी दोस्त जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर चैनल अपना चला रहे हैं या जो पॉडकास्ट करते हैं वो अपनी राय को ब्रेकिंग न्यूज की तरह पेश कर रहे होते हैं रोज। ये काम है मीडिया का। मीडिया का तो ये काम है कि अगर कोई अहम सियासी जमात या अहम सियासी रहनुमा कोई बात करता है तो उसकी बात को किसी एम्पिरिकल पैमाने के ऊपर परख कर लोगों को इन्फॉर्म करे कि जी हमारी राय के अंदर हमने ये इन्वेस्टिगेशन की है, हमारी राय के अंदर ये बात सच है और ये बात गलत है। ये मीडिया का काम तो नहीं है ना कि वो, हमारा काम ये तो नहीं है कि उनके बयानों का हम जवाब दें और अपनी राय दें कि जी हमारी राय के अंदर वो बयान जो है उनका दुरुस्त है या नहीं है। बिल्कुल यही काम है मीडिया का। अंबर, आमिर साहब मेरे साथ पिछले 5 मिनट से यही बहस कर रहे हैं कि मीडिया को जो है वो आपके जो झूठे नैरेटिव्स और बयानियां बनाने की ताकत का मुकाबला करना चाहिए और हमारे लोग उसके झूठ के जेर असर में हैं। अब मैं तो आपको भी उसके जेर असर समझता हूं कि आप भी उस बयानिए की जंग में जेर असर हैं और आप भी उसके असर में मुझे मुकम्मल तौर पर नजर आती हैं। तो क्या करें, हम तो आपको नहीं कायल कर सकते तो बाहर किसको कायल करेंगे? मैं आराम से मुजम्मिल देखें, जैसे मैंने इस वक्त लाइट लोड शेडिंग आज चल रही है बहुत आजकल पाकिस्तान में। आप तो लंदन में मजे कर रहे हैं और मैंने एक टॉर्च लगाई है ताकि रोशनी हो।
आप समझ रहे हैं कि आप रोशनी फैला रहे हैं, लेकिन आप भी कभी कभी प्रोपेगेंडा के मेरे ख्याल में शहर में आ जाते हैं, या एक तरफा आप, मैं कहूंगी कि आपका तज्जिया होता है, लेकिन चले तज्जिया होता है। देखिए, मैं तो इस मामले में आमिर साहब से इत्तेफाक करती हूँ, और मैं कहूंगी कि जिम्मेदारी सिर्फ मीडिया की तो नहीं है ना, जिम्मेदारी दूसरी सियासी जमातों की भी है। अगर वो मुकाबला कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि झूठ का मुकाबला करना चाहिए, लेकिन अगर सच उनके फायदे में है तो वो सच किस तरीके से पेश करते हैं, ये भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। जाहिर है उनका जो सपोर्टर है या वोटर है वो तो यकीन कर लेगा, लेकिन एक काउंटर नैरेटिव भी तो बनता है ना। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मीडिया की होती है, और दूसरी तरफ मेरे ख्याल में दीगर सियासी जमातें जो अब ये नया दौर आ गया है, ये पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड है, ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ प्रोपेगेंडा ज्यादा तेजी से फैलता है, और जिस जमात की हम बात कर रहे हैं वो तो लीडर है ना, वो तो मेडल ले जाते हैं इस मामले में। तो अगर आप अभी तक इतने सालों बाद भी आप मुकाबला नहीं कर सके और मीडिया नहीं कर सकी, तो ये तो उनकी कमजोरी है, क्योंकि वो तो आदतन करते रहेंगे। देखिए, अगर वो आदतन करते रहेंगे तो हमें कहीं ना कहीं तो उसके आगे बंद बांधना है। जब बंद बांधने की बात की जाए तो फिर कहते हैं कदगन लगाया जा रहा है, फिर कहा जाता है क्या रास्ता रोका जा रहा है, फिर कहा जाता है आपका तो उधर लटका दे, फांसी कर दे, मिलिट्री कोर्ट में ट्राई कर दे, खत्म कर दे। क्या करें? झूठ को रोकने के लिए कानून को हरकत में तो आना पड़ेगा ना। झूठ को रोकने के लिए क्या करें? झूठ की खुली आजादी दे दें। आप कहते हैं झूठ को बोलने की आजादी रखें और आप अपनी बात करें। मतलब झूठ को रोकने के लिए तो कानून को हरकत में आना होगा कि वो वहां कानून खामोश बैठा रहे उस झूठ के आगे। आप कानून साजी की बात ही क्यों करते हैं? क्योंकि और भी तरीके होते हैं झूठ का मुकाबला करने के लिए, और वो सिर्फ कानून साजी तो बहुत देर बाद होती है, उसका असर कितना होता है, अमल दरामद कितना होता है, मुकदमात कब होते हैं, यही हम शिकायत करते रहते हैं। कानून साजी हल नहीं है, काउंटर नैरेटिव हल है। सच को बेहतर तरीके से पेश करने की जरूरत है ताकि लोग उसकी तरफ माइल हों। आप ये जो एक तरीका पका रहे हैं ना पुराने जमाने का, दकियानूसी किस्म का, कि आप बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, 2-3 ऐसी लाइनें मार देते हैं, सब हंस लेते हैं, कह के मारते हैं और बस हो जाता है। नहीं, यू हैव टू रियली अप योर गेम। देखिए अंबर, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, लेकिन मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। आप कह रही हैं झूठ बोलने की आजादी जारी रखें, और अगर आपके सच में ताकत है तो आप जरूर, लेकिन झूठ की मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं तो फिर बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, अब वो चेयरमैन हैं या नहीं है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट तो नहीं जारी किया गया, लेकिन बहरहाल हम उन्हें चेयरमैन ही लिख और पुकार रहे हैं। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि हालात कुछ भी हो जाएं, तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ले। क्या ये एक पॉजिटिव बात है कि या वो इलेक्शन और जमहूरियत को इतना पोल्यूट करना चाहते हैं ताकि उनके वो दूसरे मकासद हासिल हो जाएं? आमिर साहब, कुछ आपको क्या लगता है? एक तरफ वो रोज इंतखाबात को मुतनाज़े भी बना रहे हैं, रोज उसको ऊपर सवालात भी उठा रहे हैं, और फिर वो इसका हिस्सा भी रहना चाहते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए उनका जो ये फैसला है ना कि हर हाल में वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, उसकी तो मैं हर तरह से, जिस तरह से भी मैं उसको देखूं, मैं उसकी हिमायत ही करूंगा। माजी में हमने देखा है कि जब एक सियासी जमातों ने अपने आप को दूर रखा, पीटीआई एक इलेक्शन बॉयकॉट भी कर चुकी हुई है, वो भी हमारे सामने है, उसका भी खमियाजा उसने भुगत के देख लिया है कि क्या नतीजा निकलता है ऐसा करने से। पीपल्स पार्टी जो नॉन पार्टी इलेक्शंस का उसने 1985 के अंदर बॉयकॉट किया था, आखिरी दम तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का ये कहना था कि ये उनकी एक बहुत बड़ी सियासी गलती थी और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उनकी राय में
वो एक ऐसा फैसला था जिसकी वजह से ऐसी ऐसी ताकतें सामने आई पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के अंदर, जो शायद अगर वो मैदान में पीपल्स पार्टी रहती 1985 में तो शायद उनकी जगह ना बनती। तो उनका हर हाल में पार्टी ये इलेक्शन जो है वह कंटेस्ट करना, ये तो एक बड़ा पॉजिटिव फैसला है और इसकी तो मैं हर तरह से हिमायत करूँगा। रही बात कि वो एक तरफ मुतनाज़ बना रहे हैं इस इंतखाबात को और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने हर सूरत में लड़ना भी है, तो देखिए यही तो वो बयानिया है ना जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि वो उनको भी नज़र आ रहा है कि वो उनकी जो हुकूमत ख़त्म होने के बाद से लेकर अब तक की सियासत रही है, उस सियासत की वजह से उन्होंने अपने आप को मुश्किल में डाल लिया है और वो मुश्किल जो है वो इंतखाबात से पहले कम होती उनको नज़र नहीं आ रही है। ठीक है ना, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, ये जो ज़्यादतियों की बात है, नाइंसाफ़ियों की बात है, ख़ाह हम उसको माने ख़ाह हम उसको ना माने, हमारा भी अपना अपना पर्सपेक्टिव है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन उनको भी तो ये चीज़ नज़र आ रही है ना कि उन्होंने अपने लिए, अब वो ये नहीं मानेंगे कि ये मुश्किलात ज़्यादातर वो हैं जो कि ख़ुद उनकी अपनी सियासत और उनके अपने लीडर के बयानात ने उनके लिए बनाई हैं, वो तो इसका ज़िम्मेदार किसी और को ही ठहराएंगे। तो लेकिन क्योंकि उनको ये नज़र आ रहा है इसलिए वो इस इलेक्शन को मुतनाज़ ही रखना चाहेंगी ताकि जब इसके नताइज सामने आएँ और अगर वो उनकी तवक्कुआत के मुताबिक ना हुए वो नताइज, तो वो कहें कि हम तो जी पहले दिन से ये बात कर रहे थे। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक वो बिल्कुल सही उन्होंने फैसला किया है और दूसरा उनकी वो पॉलिसी है जिसके तहत वो उस वक्त तक ये कहते रहेंगे कि नहीं ये गड़बड़ हुई है वो गड़बड़ हुई है, और फिर अगर उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नताइज आ सके तो फिर वो ये भी कह सकें कि देखिए जी तो हमने तो तमाम पाकिस्तान में तारीखी नाइंसाफ़ियों के बावजूद, जो कि उनका अभी तक यही बयानिया है ना कि तारीखी नाइंसाफ़ियों के बावजूद भी हमारा नताइज जो हैं वो हमारे हक़ में निकले हैं इस इंतखाबात के सारे। तो वो एक बात उनके बयानिए से है और दूसरा एक रियलिटी से है और वो हर सूरत में उस रियलिटी का हिस्सा लेना चाह रहे हैं, विच ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स वेरी बैडली उनके बयानिए के ऊपर। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये दो मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज हैं वो जो लेके आगे चल रहे हैं। नहीं अंबर, ये वो कह रहे हैं आमिर साहब का ये है कि ये एक तो इलेक्शन में हिस्सा लेना तो वो कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन वो कह रहे हैं मुतनाज़ बनाने का उनकी दोनों तरफ से जीत है। अगर वो इलेक्शन हार जाएंगे तो उन्होंने इतना मुतनाज़ बना लिया होगा कि वो कहेंगे कि हम तो पहले ही कह रहे थे धांधली हो रही है लिहाजा हम हार गए, और अगर जीत गए तो वो कहेंगे कि तारीखी धांधली के बावजूद हम जीत गए, लिहाजा ये जो मुतनाज़ बनाने की पॉलिसी है इसमें उनकी दोनों तरफ जीत है। बाकी इलेक्शन लड़ने का ऐलान एक मुस्बत ऐलान है। आमिर साहब ऐसा कह रहे हैं। देखिए ये तो एक पॉलिटिकल रियलिटी है, ये कौन सी मुझे बताएं सियासी जमात ऐसे नहीं करना चाहेगी। अब आप 2018 का इंतखाब भी देख लें, जिस तरीके से उस वक्त धांधली हुई और उसके बाद जो बड़ी सियासी जमातें थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज या JUIFA, उन्होंने इस पे बहुत एतराज़ भी किया, कमेटी भी बनी आपको याद होगा, लेकिन फिर असेंबली में भी वो बैठे भी, शामिल भी हुए और उस कमेटी का और धांधली की जो तहकीकात इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर उनको करनी चाहिए थी नहीं की, लेकिन फिर भी 3-4 साल उनको सिलेक्टेड भी कहते रहे और धांधली का जिक्र भी करते रहे। तो ये मेरे ख्याल में कोई नई चीज़ नहीं है, मगर तहरीक इंसाफ कर भी रही, इसमें हर्ज भी नहीं। और जहाँ तक इंतखाबात में हिस्सा लेने की बात है, जाहिर है वो अपनी मकबूलियत भी देख रहे हैं, वो इंतखाबात में उनको हिस्सा भी लेना चाहिए और फ़ायदा, एक सियासी फ़ायदा भी उनको नज़र आ रहा है, तो इसमें हर्ज क्या है। मुतनाज़ा इंतखाब से किसी को रुकना भी नहीं चाहिए, किसी भी सियासी जमात को रुकना नहीं चाहिए और कोशिश तो अपनी तरफ से करनी चाहिए, एक कॉन्टेस्ट तो होना चाहिए ना। देखिए अंबर, एक तो आप इल्ज़ाम लगाते हैं धांधली का इंतखाब के बाद कि RTS बैठ गया है या कोई नताइज में धांधली हुई है, आप कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आती है, आप प्री पोल जाहिर करते हैं। एक है कि आप नैरेटिव की बुनियाद पर धांधली के इल्ज़ाम लगाते हैं। भाई आपने कहा हमारे कागज़ नहीं जमा होने दे रहे, पता लगा सबसे ज़्यादा आपके जमा हो गए हैं। देखे ना, मेरा मतलब है एक है आपने इलेक्शन के बाद जब पूरी कौम ने कहा RTS बैठ गया है,
तो आपने उसके बावजूद उन नताइज को तस्लीम करके कहा कि निज़ाम को तो चलना चाहिए। और एक कोशिश है कि आप निज़ाम को डिटेल करने के लिए रोज निज़ाम को गंदा कर रहे हैं। आपने बड़ा अजीब सा ही कंपैरेटिव एनालिसिस कर दिया है एक दोनों चीजों का। मुझे समझ नहीं आई ये कैसा कंपैरेटिव एनालिसिस आपने पीडीएम का और पीटीआई का किया है। कि मेरा मतलब है कि एक तरफ वो लोग सच पर रो रहे थे और वो भी एक महदूद और हदूद कयूद के अंदर रहते हुए कि ये ज्यादती हुई है, और दूसरी तरफ झूठ का इतना बड़ा जोर है और आप कह रही हैं कि चले कोई नहीं, उन्होंने सच पर एहतजाज किया तो इन्हें झूठ पर भी एहतजाज करने का हक होना चाहिए। ये नई मंतक, ये आपने नई मंतक आज पेश कर दी कि सच के मुकाबले पे झूठ को भी वही वजन दे दिया जो सच के पास था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर हमें मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में तब ज्यादा इजाफा हुआ था जब 9 मई के वाकयात हुए थे। आप तो उनको दहशतगर्द तंजीम बिल्कुल डिक्लेयर करवाने के हक में हैं, ठीक है। इलेक्शन से पहले हो या बाद में हो, आप मुझे बताएं कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ हो रहा था या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ 2013 में हो रहा था, उस वक्त शिकायतें नहीं हो रही थी, बात नहीं हो रही थी। उस वक्त ये नहीं कहा जा रहा था कि उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है या उनके लिए नहीं है। ये गेम तो सभी खेलते हैं ना। अब जाहिर है आप जो मेरा ख्याल में जिसका आप समझ रहे कि मवाजना नहीं करना चाहिए, वो डिग्रीज की बात है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि मवाजना पहले या बाद में करना चाहिए। इसमें बार बार आप हर इंतखाब में देखें तो जो उनके साथ मुश्किलात होती हैं, उनको नजर आ रहा होता है शायद शिकस्त हो जाए, शायद अगर मामला लेवल प्लेइंग फील्ड का भी नहीं है तब भी ऐसा होता है। तो इसमें हर्ज क्या है? मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्यों इसको इतना बुरा समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत हर्ज है और मैं तो इसको जुर्म ही समझता हूँ। आप हर्ज की बात कर रही हैं, मैं इसको जुर्म समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि इसको जुर्म के तौर पे ही देखा जाना चाहिए। बहरहाल मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, प्रोग्राम जारी रखें। खबर तजिया में एक बार फिर खुश आमदीद नाजरीन। और अब एक बात उस बुनियादी मसले की जो कि पीटीआई को के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बना हुआ है, तोशाखाना के तहाइफ। उनको तोशाखाना से निकाल कर बेचना, क्या कीमत है उन तहाइफ की और किस कीमत पर वो बेचे गए, किसी को बताया गया या नहीं बताया गया। खबर यह है कि जी नैब के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा मरबूत निज़ाम नहीं है जिसमें तोशाखाना में मौजूद चीज़ों की कीमत का बाकायदा तयन किया जा सके। और वो जो घड़ी जिसका बड़ा जिक्र हमने सुना, जिसके बारे में कहा गया कि वो इमरान खान साहब को तोहफे में मिली सऊदी सरबराह की तरफ से और उन्होंने उसको बेच दिया, कितने में बेचा, क्या बताया, क्या नहीं बताया, इसको जांचने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। और वो 2-4 ऐसी जगहों का हवाला दिया गया जिसमें कुछ पाकिस्तानी इदारे भी थे जिनके पास गए। उस घड़ी की कीमत का तयन, जब ये सारी तफ्तीश शुरू हुई तो उस घड़ी की कीमत का तयन करने के लिए पाकिस्तान की जियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, जिसके बारे में कहा गया कि जी वो तो अब है ही नहीं, उनके पास भी गए, 1-2 और इदारों के पास भी गए, लेकिन कोई ऐसा मरबूत निज़ाम उनको ना मिल सका जिससे वो उसकी कीमत का बाकायदा अंदाज़ा लगा सके। और फाइनली जब उनको एक ऐसा शख्स मिडल ईस्ट में मिला तो उनकी कहने को उनकी आंखें खुल गई सुन के कि जो कीमत बताई जा रही है उस घड़ी की वो उससे तो कई गुना वो ज़्यादा थी। तो मुज़म्मिल साहब, ये मसला जो है हमारे निज़ाम के अंदर कि हम तोशाखाना में मौजूद तहाइफ जो है उनकी कीमत का भी सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ये आपके ख्याल में कितना संजीदा मसला है कि वो हमारी पूरी सियासत पर आजकल लगता है कि छा गया है? यकीनन जी, थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कंपनीज होती हैं जो अक्सर बैंक्स यूज़ करते हैं, जो चीज़ें उन्होंने प्लेज करनी होती हैं उनकी वैल्यू लगवाने के लिए, और वो थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कंपनीज मौजूद होती हैं। इसी तरह जो नवादरात हैं यहाँ से महंगे के हवाले से भी थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कंपनीज दुनिया भर में मौजूद हैं।
अगर पाकिस्तान में नहीं भी हैं तो ये इंटरनेशनली तो मौजूद हैं, जो इस तरह की नवादरात की, एंटीक्स की और कोई महंगी चीज़ों की कीमत का तयन करती हैं। जैसे पेंटिंग्स की कीमतों का तयन होता है, जैसे और एंटीक्स की कीमतों का तयन होता है। तो इस हवाले से कंपनीज इंटरनेशनली मौजूद हैं, इनके पास इंटरनेशनली ऐसा लाइसेंस मौजूद है। ये ज़रूर है कि ऐसी कोई कंपनी शायद पाकिस्तान की नहीं रजिस्टर्ड है, लेकिन दुनिया में मौजूद है। लेकिन ये भी तो हमारी तारीख में पहली दफा हुआ है ना कि किसी सरबराह मुमलिक, ये जो तोशाखाना के तहफ़ हैं ये फॉर रिटेंशन होते हैं। आप यादगार पर के आप सरबराह मुमलिकत थे, एक और सरबराह ने आपको दिया, आप इस चीज को यादगार के तौर पर अपने पास रखना चाहते हैं। इसको कारोबार तो पहले सरबराह मुमलिकत इमरान खान साहब को ये एदाद हासिल है कि उन्होंने सस्ती लेकर महंगी बेचकर इसको कारोबार का जरिया बनाया, वरना इससे पहले तो हमारे मुल्क में मुझे शादर नाजर ही कोई ऐसा वाकया नजर नहीं गुजरा। इवन के एमल वली खान ने तो कहा कि जो घड़ी मेरे दादा को गिफ्ट हुई थी वो भी आज हमारे पास मौजूद है, और भी लोगों के पास अपने गिफ्ट्स मौजूद हैं, लेकिन किसी ने इस तरह बेचे नहीं है। तो ये बेचने का पहला, चूंकि हमारे पास इससे पहले ऐसा कोई सरबराह मुमलिकत आया ही नहीं जिसने तहफ़ बेचने के पैसे कमाने शुरू कर दिए हों, तो ये पहली दफा हुआ है। तो यकीनन अब इस हवाले से कानून और इदारे और कंपनियां बन जाएंगी। वैसे तो अब बेचने पर ही पाबंदी लग गई है और लेने पर भी पाबंदी लग गई है, रास्ता रुक गया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कंपनीज की जरूरत जरूर है। राइट मुजम्मिल। तो अंबर, मुझे ये बताएं कि इनकी मालियत जो है, एक्चुअल मालियत उस घड़ी की क्या कीमत थी, कितने रुपए की, क्या उसकी कीमत लगी, उसका बराह रास्त इमरान खान की सियासी मुश्किलात से कोई ख़ास ताल्लुक इसलिए मैं नहीं समझता हूँ क्योंकि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो तो उस आमदन को छुपाने का है, ये नहीं कि वो उन्होंने अपनी कीमत पर बेची घड़ी, उसे कम पे बेची या उससे ज़्यादा पर बेची। तो अगर ये इस तरह की थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कंपनी जैसे कि मुजम्मिल कह रहे हैं वो होती और उस घड़ी की सही कीमत का तयन हो जाता, तो क्या आपका ख्याल है कि हमारी सियासी सूरत हाल आजकल कुछ मुख्तलिफ होती? मुझे अपना सवाल भी थोड़ा सा मजाका कैसे लग रहा है, लेकिन इस पे बात तो कैसे संजीदगी से जवाब वैसे नहीं दे सकती आमिर साहब। जाहिर पता है ये जो इवैल्यूएशंस होती है तमाम तहफ़ की, और जब रख ली जाती हैं जाहिर है अंडर वैल्यूड होती हैं अक्सर, और ये सिर्फ वाहिद इमरान खान तो नहीं है। जैसे आपने भी जिक्र किया था कि जो इमरान खान की मुश्किल है वो वैल्यूएशन के हवाले से तो नहीं है, वो तो आमदन की डिक्लेरेशन है। लेकिन फिर भी देखें, अब हमने शुरू में बात की थी कि सहाफत, तहकीकाती सहाफत नहीं होती तो फिर क्या नुकसान होता है, झूठ फैलता है। आप ये देखें कि एक तो से यही जाहिर होता है कि पाकिस्तान कितना गरीब मुल्क है, या क्योंकि हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी इतनी है और से लोग फ़ायदा उठाते हैं कि ये सही इसका जो तखमीना है कहीं भी किसी चीज़ का नहीं लगाया जाता। लेकिन चलें उसको छोड़ देते हैं। साथ साथ मैं कहूँगी कि ये जो सारा केस इस वक्त अभी भी चल रहा है, उससे खबरें निकल रही हैं, वो तहकीकाती सहाफ़त की वजह से निकल रही है ना। ये हम में जो आगाही आ रही है, जो हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी इवैल्यूएशंस की हो जाए, इसकी वैल्यू क्या है, क्या होनी चाहिए, कैसे बेचा, क्यों बेचा, क्या तोहफे तहफ़ थे, और फिर उसके बाद मुजम्मिल को बहुत पसंद है कानून साजी भी हो गई, चले वो भी हो गई। और ये मैं कहूँगी कि तहकीकाती सहाफ़त की वजह से है, क्योंकि एक सहाफ़ी था जिसको नौकरी से निकाला गया, बहुत हिरासा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जिन्होंने एक RTI फाइल किया था, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन के कानून के तहत उन्होंने ये मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में उनको कौन से तोहफे तहफ़ हासिल हुए थे या उनको मिले थे फॉरेन गवर्नमेंट्स की तरफ से। तो ये मैं कहूंगी कि अब भी ये जो खबरें आ रही हैं इसकी कितनी कीमत थी, क्या ये जीत है तहकीकाती सहाफत की। राइट, ओके, दैट्स अ गुड पॉइंट टू मेक अंबर। लेकिन मेरी ज़ाती राय के अंदर ये मामला किसी किस्म की कानून साजी से हल नहीं हो सकता, क्योंकि इसका ताल्लुक नीयतों से है। खुदा आपको इज़्ज़त देता है, अवाम आपको इज़्ज़त देती हैं, आप उस इज़्ज़त को काफ़ी समझने की बजाय आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर भागते हैं। अगर किसी ने एक यूनिक आइटम आपको तोहफे में दिया है तो उसकी इवैल्यूएशन किसी भी कानून के तहत मेरा ख्याल है करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। बात नीयत की है, नीयत के बारे में कानून बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। इस पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, इसी वक्त दोबारा मुलाकात। खुदा हाफ़िज़।